माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। शक्ति आराधना का महापर्व शनिवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़ के बीच देवी भक्तों ने जहां मां को ममतामयी विदाई दी, तो वहीं रामनवमी के रूप में भगवान राम के जन्म की खुशियां भी उत्सव के रूप में मनाई। एक तरफ भक्त मां दुर्गा की विदाई में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम के भूलोक पर आगमन की खुशियां भी उनके द्वारा मनाई जा रही थीं। चहुओर से जय माता जी और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला की गूंज सुनाई दी। भक्तों ने नवमी के दिन नवम दुर्गा मां सिद्धदात्री की उपासना कर मां को हलवा, पूड़ी, गुड़, चना, मूंग मिश्रित व्यंजनों से विदाई दी। इस अवसर पर नगर के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में विधि विधान पूर्वक हवन पूजन का कार्य संपन्न हुआ। ओम शीतलाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गादेव्यै नमः स्वाहा, ओम रूपाय नमः स्वाहा। नवरात्र के दौरान पृथ्वी पर अपनी 9 शक्तियों के साथ अवतरित रही मां की विदाई के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अवतरित हुए भगवान राम के जन्म की खुशियां रामनवमी के रूप में उत्साहपूर्वक मनाई गईं। मां को विदा करते हुए देवी भक्तों ने उनसे मंगल कामनाएं की। अंतिम नवरात्र है और आज हवन पूर्ण समाप्त हुआ। नवमी का है, देवी का नवा रूप सिद्धदात्री का होता है। माता सबका कल्याण करती हैं। जो भी भक्त माता के दरबार में आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। शिवमुखी की मानता है, जो भी माता के दरबार में आता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। कभी भी कोई भी माता के दरबार से खाली नहीं जाता है। जिले की 2 लोकसभा आजमगढ़ व लालगंज सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पर्चा दाखिले का स्थल निर्धारित कर दिया गया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का नामांकन न्यायालय जिलाधिकारी व लालगंज लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का नामांकन मुख्य राजस्व अधिकारी के समक्ष संपन्न होगा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि जिले के दोनों लोकसभा सीटों पर नामांकन का कार्य 16 अप्रैल से शुरू होगा। 16 से 23 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। 17 अप्रैल व 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन का कार्य नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिन 23 अप्रैल, नाम निर्देशनों की जांच 24 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित है। मतदान 12 मई को होगा, मतगणना 23 मई को की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व को महापर्व के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब की नामांकन स्थल भी मॉडल होगा, सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। स्लोगनों, बैनर, पोस्टरों, गुब्बारों, फूलमालाओं से नामांकन स्थल को सजाया जाएगा। जनपद आजमगढ़ में 16 तारीख से नामांकन होना है, तो नामांकन से पहले सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। 2 जगहों में नामांकन होंगे, एक हमारे न्यायालय में, एक सीआरओ साहब के न्यायालय में, लालगंज एरिया का। तो इसलिए इस पूरे एरिया को 100 मीटर तक नो मेंस जोन करेंगे, केवल प्रत्याशी की गाड़ी आ सकती है, जैसा कि आयोग के निर्देश है। और बैरिकेड किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत बैरिकेडिंग की जा रही है। और चूँकि एक महोत्सव के रूप में हम लोग निर्वाचन के कार्य को मना रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए उसकी साज सज्जा भी की जाएगी, जिससे एक आकर्षक स्वरूप दिया जा सके। भाजपा छोड़ एक दिन पूर्व ही लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने वाले पूर्व सांसद व पूर्वांचल के कद्दावर नेता रमाकांत यादव की भाषा ही बदल गई है। आजमगढ़ पहुंचे रमाकांत ने बीजेपी को सामाजिक न्याय का विरोधी बताया। कहा कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी मुस्लिम, दलित व पिछड़ों संग भेदभाव करती है, जबकि कांग्रेस सभी धर्म, समुदाय, समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2019, 2022 व 2024 में चुनाव जीतेगी। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको जनता अब गप्पू समझती है, जबकि राहुल, पप्पू देश में हीरो हो गए हैं। यह भी कहा कि उन पर टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने का आरोप गलत है। उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में गठबंधन के चलते उनके समर्थक अखिलेश यादव को वोट करेंगे। कहा कि जनता तय करेगी कि नाचने वाले को जिताना है या फिर अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा कि एक बार निरहुआ को उन्होंने भी 100 रुपये इनाम दिया था। आपको बता दें कि रमाकांत यादव इसके पूर्व सपा, बसपा और बीजेपी से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अब तक वह 6 बार पार्टी बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल होता है, वहाँ हमारे समाज का हित नहीं। मैं हमेशा सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। जब जब अपने समाज, दलित और पिछड़ों की बात करता हूँ, तब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग नाराज हो जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि देश के अंदर सबका साथ, सबका हाथ, सबका विकास, लेकिन एक बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या है जो हमारे अल्पसंख्यक की 18% है, उनके लिए नहीं, वो सब में नहीं आते हैं क्या? दलित उसमें नहीं आता, बैकवर्ड नहीं आता है, मुस्लिम नहीं आते हैं। तो वहाँ अपने समाज की लड़ाई लड़ना हितकर नहीं था, लड़ने में दिक्कत थी। आज हम जहाँ गए हैं, कांग्रेस में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अच्छी सोच है। आज हम इसलिए गए हैं कि आज कांग्रेस के अंदर हर समुदाय के, हर समाज के, हर धर्म के लोग आस्था रखते हैं पार्टी में। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ हम आराम से अपने समाज के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों को हक दिलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला ये 19 और 22 और 24 कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। निश्चित रूप से जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो हटेंगे। ये बताइए आप, 2009 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 सीट थी, और यही कांग्रेस पार्टी 2009 में 21 सीट जीती थी लोकसभा की। तो भविष्य तो जनता के हाथ में है।
आज जनता ये कह रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल जी को पप्पू कहते थे, आज जनता मोदी जी को गप्पू कहना शुरू कर दी। कह रही कि नहीं कह रही? पप्पू तो हीरो हो गए पूरे देश में। पप्पू में पूरा देश जो है विश्वास कर रहा है, लेकिन गप्पू को आज मोदी जी को गप्पू कहकर लोग अवॉइड करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपकी नाराजगी अगर मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी नेता संगठन का भारतीय जनता पार्टी में अगर टिकट लिए अप्लाई किया या एप्लीकेशन दिया हो, तो ये मान लीजिए कि मैं इसलिए नहीं, लेकिन जब मैंने टिकट ही नहीं मांगा, एक एप्लीकेशन चुटके पर नहीं दिया लिख करके कि मुझे टिकट दे दीजिए, मैं तो परेशान था कि ये पार्टी हमारे समाज के लिए कितना वैसा काम कर रही है। मैं कुंठित होता था कि कैसे अपना जो छोड़ाऊं और ऐसे दल में चलूं कि जहां सब हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का उद्धार हो सकता है। देखिए ऐसा है, ये गाजीपुर मैं चर्चा जो भी हो, मैं इस नियत से नहीं गया हूं कि चुनाव लड़ूंगा। अब मैं कांग्रेस में हूं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी में आस्था रखता हूं, विश्वास करता हूं। अब वो हमको वर्क करने के लिए कहाँ कहेंगे, प्रचार करने के लिए कहेंगे, संगठन में कहेंगे, कि सदस्यता बनाने में कहेंगे, कि चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जहाँ उनका आदेश होगा वहाँ मैं काम करूँगा। निरहुआ को आशीर्वाद भी दिया है। ऐसा है, आपका दरवाज़ा हो या किसी का दरवाज़ा, किसी दरवाजे पर कोई चला जाएगा, वो विरोधी है कि साथी है कि क्या है क्या नहीं है, ये स्वाभाविक है कि आप उसका बुलाएंगे, आदर करेंगे, चाय पानी कराएंगे और फिर उसको प्रणाम करेंगे, वो जाएगा अपना काम करेगा। आज पार्टी इन लोगों ने समर्थन दिया है, उसी तरीके से हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है, तो हमारे जो लोग भी होंगे निश्चित रूप से पार्टी के समर्थन के तहत समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। पार्टी अगर आपसे कहती है तो आप अखिलेश यादव के प्रचार के लिए निकलेंगे? मैंने कहा पार्टी जो आदेश करी वो करूँगा, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। ऐसे में जब अखिलेश यादव मजबूत हैं, आप भी अगर मजबूती से जुड़ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि निरहुआ की जमानत बच पाएगी? अभी तो यहाँ की जनता से पूछिए, एक नाचने वाला होगा कि एक जो है नेता होगा, कौन होगा तो जनता बताएगी। लेकिन उसी नाचने वाले को तो अखिलेश जी ने भारती दिया था। ओहो, वो तो स्वाभाविक है, उनका कर्तव्य था, दिए थे। मैं भी एक बार उसके फंक्शन में गया था, 100 रुपया दिया था, तो शुक्रिया अदा किया था बेचारा वो। तो शुक्रिया सबको अदा करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बीते 9 अप्रैल को फूलपुर थाना क्षेत्र के हैबतपुर गांव में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान व चेहरा जला हुआ था, जिसकी पहचान 22 वर्षीय ब्रजेश यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम हैबतपुर थाना फूलपुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में घटना का राजपास करते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि आरोपी सुशीला यादव का मृतक ब्रजेश यादव से पहले अवैध संबंध था। उसी दौरान ब्रजेश यादव ने कुछ अश्लील फोटो सुशीला यादव की खींच लिया था। बाद में सुशीला का संबंध सादिक से हो गया। इसी बात से नाराज होकर ब्रजेश यादव उसकी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। इससे परेशान सुशीला ने ब्रजेश को गांव के बाहर ट्यूबवेल पर बुलाया और फिर प्रेमी सादिक के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी तथा लाश की पहचान न हो सके इसके लिए चेहरे पर तेजाब डालकर जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने घटना में शामिल सादिक पुत्र जुनैद अहमद निवासी चमराडीह थाना फूलपुर और सुशीला यादव पुत्री महेंद्र यादव निवासी कलवारी थाना फूलपुर को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, मृतक का एक मोबाइल और एक बोतल बरामद किया। 10 तारीख की सुबह में हम लोगों को एक सूचना मिली कि खेत में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है।
डेड बॉडी को की शिनाख्त करवाई गई। पता चला ये पास का ही लड़का है। उसके पिताजी ने आकर के 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया, लेकिन शुरुआती तहकीकात में ये पता चला कि ये लोग संदिग्ध हैं, ये इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि 2 लड़के, एक तो बाहर गाज़ियाबाद में कहीं पढ़ता है और एक हिमाचल प्रदेश में था। एक कोई जो था, हम लोग को पहले ही डाउट हो गया था कि ये लोग नामजदगी इसकी सही नहीं है। हम लोगों ने जड़ में जाके इसकी तहकीकात करने की कोशिश की। इनके मोबाइल फ़ोन्स और मैसेज वगैरह का एनालिसिस शुरू हुआ। उसके बाद में पता चला कि ये सुशीला राम की जो लड़की है, इसका ब्रजेश यादव से अवैध संबंध था और उसने कुछ इस तरह के इसके फ़ोटोग्राफ्स रख लिए थे जो उसको बराबर ब्लैकमेल करके इसका एक्सप्लॉयटेशन करता रहता था। ये लड़की परेशान होकर के फिर इसके संबंध सादिक नामक लड़के से हो गई। इस बात से वो लड़का चिढ़ने लगा और ये कहने लगा कि सादिक से संबंध तोड़ लो, अदरवाइज़ ये तुम्हारे जो फ़ोटोज़ हैं हमारे पास उसको हम वायरल कर देंगे और सबको बता देंगे। लड़की ने किसी साजिश के तहत ये सादिक और ये लड़की दोनों रात में बुलाते हैं करीब 8 साढ़े 8 बजे और उसको कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। और उसको हत्या ही नहीं करते हैं बल्कि पेट्रोल ले जाते हैं और उसका चेहरा जला के कोशिश करते हैं ताकि इसके चेहरे की शिनाख्त ना हो पाए। इसलिए ये एक त्रिकोणीय प्रेम का मामला है। इसमें जो नामजदगी है वो गलत पाई जाती है, वो लोग निर्दोष हैं। और अब हमारे मुख्य अभियुक्त जो सादिक है और ये लड़की जिन्होंने हत्या की, इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। ये फूलपुर तहबतपुर की ये लड़की है। इसकी हत्या कैसे हुई? इसकी हत्या जैसा इसने बताया कि हम लोगों ने कुल्हाड़ी से मार करके, कुल्हाड़ी से उसके सर पर मार करके हम लोग शहर के सिधारी मोहल्ला में विवादित भूमि पर किए गए कब्जा को हटाने व तोड़फोड़ किए जाने की बात को लेकर शुक्रवार की सुबह अधिवक्ता व भाजपा नेता के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना से अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और मौके पर पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी व अवैध कब्जा हटाने की मांग करने लगे। आक्रोशित अधिवक्ताओं को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। इधर घटना के विरोध में अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। सिरा थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी व अधिवक्ता मनोज सिंह पुत्र श्याम सिंह व जहानागंज क्षेत्र के धरसड़ा गांव निवासी व भाजपा नेता इंद्रसेन सिंह पुत्र केदार सिंह ने सिधारी मोहल्ला के राहुल प्रेक्षागिरी के समीप साहब सिंह के पुत्र से कुछ माह पूर्व भूमि का एक साथ बैनामा कराया था। अधिवक्ता मनोज का आरोप है कि इंद्रसेन ने उनकी बैनामाशुदा भूमि पर कब्जा कर निर्माण करा लिया है। इसी बात को लेकर उनमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। मनोज अपने कुछ साथी अधिवक्ता के साथ शुक्रवार को सुबह 10 बजे इंद्रसेन से बात करने के लिए सिधारी पहुंचे। इस बीच इंद्रसेन वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अधिवक्ताओं ने निर्माण कराई गई 4 दीवारी को गिराने लगे। तभी इंद्रसेन पक्ष के लोग भी आ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट की खबर पाकर दीवानी कचहरी से दर्जनों अधिवक्ता भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच सूचना पाकर एसडीएम सदर पंकज कुमार श्रीवास्तव व शिव सिटी इला मारन तहसीलदार के साथ सिधारी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसडीएम व सीओ ने भूमि की पैमाइश कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर अधिवक्ता शांत हुए। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि दोनों पक्ष बातचीत से अवैध कब्जा हटाने को तैयार हो गए हैं। मारपीट के संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये मनोज सिंह दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हैं। इन्होंने कोई ज़मीन सिधारी थाने क्षेत्र में खरीदी है। इसमें एक चंद्रसेन सिंह हैं जो जिनके साथ उन्होंने भी बैनामा लिया है। दोनों के बीच ज़मीन के कब्जे को लेकर विवाद था। कल जो चंद्रसेन सिंह द्वारा कुछ अवैध कब्जा किए जाने की बात वकील साहब द्वारा कही जा रही थी, उसी बीच में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान पुलिस को भी जानकारी हुई थी। जानकारी के दौरान फिर वहाँ पे